नमस्कार। चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं आप। सुबह से ही लगातार बात झारखंड और महाराष्ट्र की हो रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उनके नतीजों पर अब बात कर लेते हैं। अगले आधे घंटे तक सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2027 सेमीफाइनल के में बीजेपी ने एक तरीके से कमाल करके दिखा दिया है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है और वहां पर जश्न का माहौल है। सीएम योगी अब से कुछ ही देर में लखनऊ के बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में से 2 सीटें दिख रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी उन 3 सीट मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर भी पिछड़ गई है, जिसे लेकर बवाल मचा था। वहां के वीडियो जारी किए गए थे समाजवादी पार्टी द्वारा और इसी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2027 का ये ट्रेलर है और उन्होंने जीत का दावा सभी 9 सीटों पर किया था। लेकिन 7 सीटों पर इस वक्त तस्वीर कुछ उलट है। यहां पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। डिंपल यादव से बात की है मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने, सुनिए। यूपी में उपचुनाव का रण है और मैनपुरी के रण को समाजवादी पार्टी ने फतेह कर लिया है। तेज प्रताप यादव प्रत्याशी रहे, लेकिन जिस तरह से मुख्य भूमिका में डिंपल यादव सांसद मैनपुरी नजर आई, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डिंपल जी, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। पहले तो क्या कहेंगी इस जीत को लेकर? आप यहाँ पर हैं, तमाम फ्रेम ऐसे दिखाई, पहले सबको दिखाई, कार्यकर्ता जो मिलने आए इस वक्त डिंपल यादव से, धर्मेंद्र यादव से, इन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि आप लगातार कैंपेनिंग में थी और ये सब आज भी जीत के बाद भी आपको देखने आए, आपसे मिलने आए। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी करहल से जीत के आई है, लेकिन जिस तरह का प्रशासन का पूरा रवैया रहा इन चुनाव में, ये बहुत ही एक तो आपत्तिजनक है और एक प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन हावी रहा चुनाव पे। और खाली करहल का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 में 9 विधानसभा सीट में ये प्रशासन हावी रहा है, जिसकी वजह से परिणाम उस स्वरूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह हम चाह रहे थे। 14,700 का गैप है जिसमें जीत मिली। आपको लगता था कि जो है गैप ज्यादा हो सकता था? नहीं, डेफिनेटली यस, हम लोग तो उसी तरफ देख रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां वोट प्रतिशत काफी कम हुआ है और उसी के साथ जो भी अब जब हमारी जो भी मीटिंग होगी तो उसमें बूथ वाइज समीक्षा की जाएगी और सब चिन्हों को देखा जाएगा। सीट पर भी अखिलेश जी भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या लगता है आपको, कुंदरकी को लेकर क्या कहेंगी? इस मीरापुर जहां कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें आप लोगों ने एक्सप्रपोज। मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि इट इज अ डिसग्रेस टू द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। जो कहलाया जाता है हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज जिस तरह का जो पूरा जो एनवायरमेंट रहा चुनाव के समय, जहां डेमोक्रेसी में सबको छूट है कि एक एक वोट डाल के आए, वहीं पे जिस तरह बंदूकें दिखाई गई महिलाओं को, जिस तरह लाठियां बजाई गई, और मैं समझती हूँ पूरा जो अव्यवस्था फैली है, तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कुछ पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए इस बार आप लोग के कंप्लेंट। सस्पेंशन से हल नहीं है। सस्पेंशन तो एक खाली लीपापोती मैं मानती हूँ और इसका कोई हल नहीं है। लेकिन कुल 7 सीटें अभी तक के रुझानों में बीजेपी आगे है। आपको बीजेपी कह रही है कि जो है ये नतीजा पहले ही था और समाजवादी पार्टी हार गई, पीडीए फेल हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि वे खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कैसे जीते हैं, और जिस तरह की जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी जिस तरह का समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, मैं समझती हूँ कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। क्रेडिट किसको देंगे इस पूरी जीत का? करहल की कम से कम। नहीं, मैं समझती हूँ पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को। सीसामऊ की जीत को क्या कहेंगे? नसीम सोलंकी हैं। पूरा सीसामऊ में लोगों ने बहुत साथ समर्थन दिया और संगठन ने भी मजबूती के साथ लड़े, और जिस तरह अन्याय हुआ था सोलंकी परिवार पे, तो मैं समझती हूँ लोगों ने पूरा साथ समर्थन दिया है, और जब जब अन्याय होगा तब तब आप देखेंगे कि सब लोग एक साथ आपको खड़े नजर आएंगे। कुंदरकी को लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस आप लोग के बहुत अच्छे थे, लेकिन जो डिफरेंस आया है। नहीं, कुंदरकी को लेकर एक्सपेक्टेशंस का, जिस तरह की हमने पूरी गतिविधियां देखी चुनाव वाले दिन, तो मैं समझ सकती हूँ कि, और जहां देश में नहीं विदेश में भी अब बात हो रही है कि पूरे देश में किस तरह की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, जहां पे लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह से लोगों के मन में भय बिठाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि ये उपचुनाव था, इसलिए इतना ज्यादा इसमें लोगों का सरकार का इंटरवेंशन रहा, और जिस तरह पूरा जो ये है तंत्र है, जो पूरा प्रशासन का जिस तरह
चुन चुन के अधिकारी बिठाए गए और जिस तरह से सिलेक्ट करके अधिकारियों को हटाया भी गया और जिस तरह से पुलिस की बड़ी भूमिका रही, तो ये सब प्रश्न चिन्ह उठाने वाले सवाल हैं। ये बड़ी कंप्लेंट्स हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई अन्य राज्यों में सवाल उठाए गए हैं। 27 का बड़ा एक चुनाव है, क्या उससे पहले आप लोग कोई बड़ा कंप्लेंट? क्योंकि हमको खाली अब लोगों के बीच में काम करना है और लोगों के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं का के साथ खड़े होकर काम करना है। आखिरी सवाल मेरा, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए आगे। हाँ, लाइक बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि बहुत टक्कर का चुनाव हो रहा है, सब जगह यही बात थी। तो मैं समझती हूँ इसमें भी एक जो रिजल्ट्स आए हैं वो एकदम विपरीत आए हैं जो सोचा गया आपने था। कहा है कि गड़बड़ी जो थी वो कुछ हुई है। नहीं, क्योंकि एज इट इज समाजवादी पार्टी हमेशा ईवीएम से सवाल उठाती रही है, हमेशा उठाती रहेगी। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज ने ईवीएम हटा के बैलेट पेपर्स का सिस्टम लेके आए हैं, तो उसी प्रकार से काम होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी बुरी हार हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें सोच विचार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। जनता के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट? नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी मतदाताओं का जिन्होंने वोट डाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। बात करने के लिए डिम्पल यादव हैं और देख सकते हैं कार्यकर्ता किस तरह से हुजूम लगा हुआ है। करहल की ये जगह है जहां कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उसी के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी और करहल में समाजवादी पार्टी की जीत, लेकिन अन्य सीटों पर कहीं ना कहीं पार्टी भी चिंतन करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, करहल आज तक। ठीक है, करहल और सीसामऊ में जीत का श्रेय यहां पर डिम्पल यादव ने ले लिया, लेकिन बाकी तमाम 7 सीटों पर उन्होंने कहा कि वहां पर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, वहां पर ठीक तरीके से वोटों की गिनती नहीं हुई है। ये सब कुछ ढीकरा उन्होंने एक फेयर तरीके से चुनाव न होने पर फोड़ दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि जितेंद्र यादव यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, भूपेन्द्र चौधरी माफ कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस प्रकार से विधानसभा उपचुनावों के रुझान में प्रदर्शित हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं, सभी मतदाता भाइयों बहनों का, जिन्होंने शांति सुरक्षा के लिए वोट दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वोट दिया। और विपक्ष का जो एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी जिससे पीडीए की बात करती है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश उसी राह आगे बढ़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन विनोद जी का मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी अच्छी पकड़ रहती है। विनोद जी, ये ट्रेंड देखा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी के पक्ष में उपचुनाव जाता है, या फिर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 2027 का ट्रेलर है, वैसा होता हुआ उनके लिए अगर दिख गया तो मुश्किल की बात है। फिर देखिए, ट्रेलर वो मान रहे थे तो फिर उनके लिए मुश्किल की बात है। ट्रेलर तो पहले कह रहे थे चुनाव नतीजे आने के पहले, लेकिन मुझे लगता है एक बात तो ये सही है कि आमतौर पर जितने उपचुनाव हुए, अभी आप रिजल्ट देख लीजिए, तो सब जगह सत्ताधारी पार्टी को बढ़त मिली है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 6 की 6 सीटें जीती है, गुजरात में 1 सीट बीजेपी जीती है, राजस्थान में बीजेपी जीती है, सब जगह जो जिसकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो 3-4 सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ रही हैं, उनमें से एक कुंदरकी सीट है, वो हारना एक अपने आप में संकेत है सपा के लिए कि उसको जमीन पर मेहनत करने की जरूरत है। जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए उसके आधार पर आप हवा में उड़ गए कि सब चल गया, उससे बात बनने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसी तरह जो है ये सीसामऊ में जीत तो गए, लेकिन वहाँ भी लड़ाई अच्छी हुई। करहल में जीतना ही था खैर, लेकिन करहल में भी लड़ाई अच्छी हुई। फूलपुर और ये मझवा, कटेरी, ये सीटें भी जहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीद कर रही थी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की खास बात यह है कि 7 सीटें जीतने के बाद अब योगी जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बार बार बात चलती थी कि इन चुनावों के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, खासकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो दोनों उप मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली आते थे, तो अब वो दिल्ली आने की दौड़ बंद हो जाएगी और योगी जी एक बार फिर से कंसोलिडेट करेंगे उत्तर प्रदेश की
राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। और 2022-27 का चुनाव मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। मैनपुरी से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, देखिए हार का ढीकरा जो भी पार्टी हो, यहाँ पर तो डिंपल यादव थी समाजवादी पार्टी से, उनका ये कहना था कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई, तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से वहां पर पिस्टल तानी गई। तो 2 सीटों पर जहां पर उनकी पार्टी जीत रही है वहां पर तो जीत का श्रेय ले लिया, वहां पर फेयर तरीके से चुनाव हुआ। बाकी जहां पर आप हार गई 7 सीटों पर आपने जीत का जो हार का ढीकरा है वो उस बात पर मट गया कि क्या कहते हैं वहां पर किसी तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई, वहां पर पिस्टल तानी गई, उसकी तस्वीरें दिखाई गई और कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। ये कहां तक सही है? नेहा, देखिए चुनाव के बाद अक्सर देखा जाता है कि जो दल जीतता है उसके लिए सब अच्छा है और जो दल हारता है वो सवाल उठाता है। और ये अभी से नहीं है, ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाती रही। और आज डिंपल यादव ने जब आज तक से खास बातचीत की तो उन्होंने एक बार फिर उस चीज का जिक्र किया, ईवीएम को लेकर अभी भी सवाल उठा रही है। और उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, 27 के चुनाव से पहले हमारे एजेंडे में ये शामिल होगा कि सरकार चुनाव को बैलेट पेपर से कराए। हालांकि अगर आप करहल की जीत की बात करें तो करहल उनका गढ़ कहा जाता है समाजवादी। तमाम समर्थक प्रियंका गांधी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। मैं तो मुझे इस बात से खुशी है कि मैं मतलब जनता की इच्छा है और मुझे मौका मिला है अब जनता की सेवा करने का। आपने बड़ा इमोशनल मैसेज लिखा है अभी ट्विटर पे। जी, क्योंकि बहुत प्यार मिला मुझे वायनाड में और परिवार वालों का साथ भी तो मिला। जी, वो तो हमेशा मिलता है। तो किसको सबसे ज्यादा आप क्रेडिट देंगे इस जीत का? राहुल जी को 5 साल उन्होंने जितना काम किया है वायनाड में वो इसी का श्रेय है, उन्हीं को श्रेय है इस जीत का। पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अब इतना लंबा, हाँ? एक बार हमें मिलने का टाइम दे दो। तो प्रियंका गांधी यहाँ से निकली हैं जीत के बाद। पहली प्रतिक्रिया आज तक पर उन्होंने दी है और कहा है कि जीत का सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो राहुल गांधी के लिए को जाता है, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने वायनाड के लिए जो काम किया उसकी वजह से ये जीत और बड़ी जीत प्रियंका गांधी वाड्रा को हासिल हुई है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि जी, वायनाड पर बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी, उसी परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी चर्चा पर, क्योंकि बात 2027 के ट्रेलर की हो रही थी। अब क्या ये वाकई ट्रेलर है या फिर ये एक बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और उनके प्रति विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट वो 33 सीटों को करते हुए जो कि लोकसभा में उन्होंने हासिल करी? देखिए, ऐसा है नेहा कि 2027 का ट्रेलर मानना थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसमें अभी समय है। लेकिन ये चुनाव 2-3 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट थे उत्तर प्रदेश में। पहली बात यह कि 2024 में के लोकसभा चुनाव में जिन स्टेट्स में धक्का लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख था। तो वहाँ पर इन चुनावों पर नज़र इसलिए थी कि ये चुनाव क्या बोलते हैं। तो तय है अगर इनके रिजल्ट पर जाए कि वो जो पुराने जो शंकाएं थी उनका समाधान हो गया है और लोग इनके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा निहितार्थ, जो लोग योगी जी के उस पर नेतृत्व पर उंगली उठाते थे, जैसा विनोद जी ने कहा, वो भी इधर उनको शांत रहना पड़ेगा। तीसरी बात, जिस तरह के आरोप इस बार लगे हैं चुनाव में, वो आरोप कोई नए नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश में एक कहीं ना कहीं सतह के नीचे कुछ ऐसा है जो कि दबा हुआ है। अब वो दबा हुआ किसके पक्ष में जाएगा, कब जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये महायुति की मीटिंग आप देख रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, तमाम दिग्गज नेता ये सब मौजूद हैं। अब ये मीटिंग दरअसल नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर है या फिर जीत के जश्न को लेकर है, ये कह पाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। इस पर अपडेट हम तमाम संवाददाताओं से लेंगे। लेकिन इस बीच आशुतोष जी, ये बेहद दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि उसमें वो 3 संभावित लोग दरअसल बैठे हैं। अजीत पवार को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उनका भी नाम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। 2 तो प्रबल दावेदार हैं ही, एक मौजूदा सीएम है, एक डिप्टी सीएम है। अब फडणवीस को आप यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर और बड़ा फैक्टर मानते हैं बतौर सीएम? क्योंकि आप बता रहे थे कि अब तक का जो सबसे बड़ा कार्यकाल है
देखिए, अगर आप कुर्सियों को देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि दो बड़ी कुर्सियां हैं, एक पे देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, दूसरे पे बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे, और जो तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनकी कुर्सी छोटी है। तो ये अपने आप एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है कि इस वक्त राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में दो सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस। हाँ, अठावले लग रहे, जिनका कोई नहीं। एक अकेली कुर्सी है जिस पर देवेंद्र फडणवीस है, और दो कुर्सी जो है मुझे लगता है कि दोनों सटे एक ही साथ है, जिस पर अलग अलग आप जरा देखिए, हो सकता है फ्रेम गलत आया। साइज पर मत जाइए सर।